Welcome to New Light NEET. I'm Naila Shafar and in this video I'll cover Heredity chapter of grade 10th. ये चैप्टर वैसे तो ग्रेड 10th का पूरा कवर कर लेगा बट ग्रेड 12th के जो स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हम जो की टर्म्स है ना हेरिडिटी के वो सारे समझाएंगे एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको वो टर्म्स ही नहीं पता है तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स। जिस तरह से एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में डेफिनेशन लिखी होती है ना, तो उससे थोड़ा समझना मुश्किल ही होता है। तो इट्स नॉट वेरी ईजी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एट योर लेवल इट्स नॉट दैट बहुत अच्छे लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है या फिर उसको समझना इतना ईजी नहीं है। So I'll try to explain those terms over here. So this grade 12 students can also watch if your concepts for that chapter, principles of inheritance and variation, is not clear. Apart from this, I earlier after explaining these key terms, एक तो फिर मैं इसका MCQ कराऊंगी, ठीक है। फिर previous year के जो CBSE के questions हैं, कुछ questions हम लोग उसके solve करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाके पहले जो वीडियोस हमने चैप्टर 6 के लिए मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए थे, तो वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया था काइंड ऑफ, एंड डिस्क्रिप्शन नहीं था। बट इसमें डिस्क्रिप्शन करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को इसमें, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेरिडिटी क्या होता है? चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं आपके, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, वो हेरिडिटी है। जैसे आप कैसे दिख रहे हैं, स्किन कलर क्या है, हेयर कैसे हैं, कर्ली है कि स्ट्रेट है, आंखों का कलर क्या है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेरिडिटी हैं, आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं। पेरेंट्स के अगर कर्ली बेबी बाल हैं तो हो सकता है आपके भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये कैरेक्टर्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। लाइक आई रिजेंबल माई फादर, ठीक है। लेकिन उनसे रिजेंबलेंस है, कोई देखता है तो कहता है अच्छा फादर पे गई है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट उनके फोटो कॉपी हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ फोटो कॉपी, सो रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन मी एंड हिम, दैट इज़ वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है? ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, दैट मेक्स अ पर्टिकुलर पर्सन यूनिक, दैट इज नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन भी बहुत ज़रूरी है स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। सारे लोग एक जैसे होंगे, ठीक है। मान लो हर बंदा 50 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हर इंसान चाहेगा कि वो 50 डिग्री पे रहे। 50 डिग्री वाले एरिया में ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाएगी फिर? कुछ सोचो। तो हम क्या चाहते हैं, दुनिया में हर कोना, मतलब कोना तो नहीं होता, हर जगह कायदे से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीम ठंड में रह रहे हैं, कुछ हैं जो गर्मी में रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, इक्वेटर पे रह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इंसान एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। वो हर कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है और ऐसे होना भी चाहिए, ठीक है। आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, कहीं पे रहिए, किसी भी एनवायरनमेंट में आपको भेजा जाए तो आपको वहाँ के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है। एकदम जिद नहीं पकड़ लेनी होती कि हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो वो गलत बात होती है। तो वो वेरिएशन होता है। तो वेरिएशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ स्पीशीज। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है कई बार, ठीक है। अब आ जाओ कि टर्म्स जो हेरिडिटी इवोल्यूशन के होते हैं, जिनके बेसिस पे जैसे हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, सोमैटिक सेल है, ये सारी चीज़ों पर हमारा जो चैप्टर है उसी का बेसिस है। और यही सारी चीज़ें आपको, अगर आप बायो लेते हो आगे जाके 12th में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैट ऑल्सो। आपके बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। बॉडी में जो भी सेल्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो आपका होता है सोमैटिक सेल, ठीक, और दूसरा आपका है गैमेटिक सेल। देखो हम समझा दे रहे हैं की टर्म्स। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारा पोर्शन आता है तो इसको स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन आंसर तुम लोग सीधे लगा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको लगे और नहीं लगा पाना तो वापस से इधर आके इसको रिवाइज करके फिर उधर जाना दोबारा से, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल्स आर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द गैमेटिक सेल्स। मतलब गैमीट्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स, हम डेफिनेशन तो आई टेल यू लेटर ऑन। सो ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द गैमेटिक सेल्स, मतलब जो सेल्स गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म बनाता है या ओवम बनाता है, उनको हटा दो,
वो सेल्स टेस्टिस और ओवरी में मिलेंगे। बाकी बॉडी में जितना सेल है सारा का सारा सोमैटिक सेल है, ठीक है। जैसे लीवर का सेल पूछ लें क्या है, सोमैटिक सेल है। किडनी का क्या है, स्किन का क्या है, बोन का क्या है, ठीक है। बाकी सारे सेल्स जो भी बॉडी में है वो सारे के सारे सोमैटिक सेल हैं। गैमीटिक सेल्स आपके वो सेल्स हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, मतलब स्पर्म बनाएगा या ओवम बनाएगा, तो ये सेल्स सिर्फ आपके गोनाड्स में मिलते हैं, तो वो तुम्हारा गैमीटिक्स। अगर हम एक सोमैटिक सेल को देख लें, मान लो तुम्हारे बॉडी से स्किन से हमने ये सेल निकाला, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये इस तरह से क्रोमोसोम पड़े होंगे इसमें। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में पड़े होते हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम दिख रहे होते हैं वो एक पेयर बना लेते हैं एंड दे विल बी प्रेजेंट इन पेयर्स। तो जैसे ये वाला क्रोमोसोम एक जैसे दोनों दिख रहे हैं तो ये एक पेयर में आ जाएंगे, ये वाला क्रोमोसोम एक जैसा दिख रहा है तो ये एक पेयर में आ जाएगा, तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। इन पेयर्स को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी सोमैटिक सेल उठाओगे उसमें तुम्हें इस तरह से क्रोमोसोम्स की जोड़ियां दिखती हैं, पेयर्स में क्रोमोसोम दिख रहे होते हैं, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बोला जाता है। एक पेयर ये है येलो वाला, एक पेयर ये पिंक वाला है। इस तरह से आपके सोमैटिक सेल में, ह्यूमंस में, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है पहले, सॉरी ये तुम्हारा सीबीएसई में आया है ये क्वेश्चन कि कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, इन एवरी सोमैटिक सेल ऑफ आवर बॉडी। फाइन। अब देखो यहाँ पर 2 पेयर थे तो वो 4 क्रोमोसोम हो गए। अगर तुमसे पूछे कि कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो कहना 23 पेयर है। अगर तुमसे पूछे कि कितने क्रोमोसोम है तो बोलना 46 क्रोमोसोम है। डबल कर दो, ठीक है। या तो आपके पास 1 पेयर ऑफ आई होगा या तो आपके पास 2 आंखें हैं, एक ही बात है। तो either you say 23 pair of chromosomes are homologous chromosomes are there or you say 46 chromosomes are there, one and the same thing, ठीक। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कभी कभी आपके बुक में इस तरह से बने होते हैं एंड समटाइम्स दे आर मेड लाइक दिस। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, ये वाला जो बनाया है ना ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आप सोमैटिक सेल को देखो तो सोमैटिक सेल में देखो ये जोड़ी में प्रेजेंट है। अगर हम एक क्रोमोसोम को n बोल दें, दूसरे को भी n बोल दें, तो मैथ्स में पढ़ते होगे तुम लोग, तो ये कितना हो गया, ये 2n हो गया, ठीक है। तो ये 2n क्या है, ये इसको बोलते हैं 2 का मतलब होता है डाई, तो ये डिप्लॉइड बोला जाता है, ठीक है। जहां पे क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं उसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। फाइन। तो सोमैटिक सेल जितने भी हैं उन सब में क्रोमोसोम पेयर में होता है और उसको हम लोग डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो इसमें हमेशा जोड़ी में क्रोमोसोम मिलेगा। गैमीटिक सेल में आ जाओ तुम। गैमीटिक सेल अगर तुम्हारे बॉडी का कोई है, सपोज दिस इज अ गैमीटिक सेल दैट आई हैव टेकन, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में नहीं होते हैं, वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होगा, मतलब एक येलो होगा एक पिंक होगा, ठीक है। दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन पेयर्स, वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा सिर्फ, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये हो गया तुम्हारा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर n था मतलब 2 क्रोमोसोम के सेट थे, यहाँ पे क्रोमोसोम देखो आधा हो गया, ठीक है। वहां 4 थे तो यहाँ 2 हो गए, तो ये क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, तो इसलिए इसको हाफ से इसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। वहां जोड़ी में था तो उसको 2n लिख दिया, यहाँ पे एक ही है, एक येलो है या एक पिंक है तो इसको सिर्फ n लिख के छोड़ दिया, इसका कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। तो जितना भी सोमैटिक सेल होता है वो सारा का सारा डिप्लॉइड होता है और जितना भी गैमीटिक सेल होता है वो सारा का सारा तुम्हारा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एक तो ये बात देखो। फिर देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हमने बताया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इन 23 पेयर में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपके होते हैं, वो आपके होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेल अगर कोई बंदा है तो उसमें एक्स वाई होगा पेयर, लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स होगा, ठीक है। तो दैट इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ऑल द क्रोमोसोम्स दैट आर देयर उसमें ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स, और एक पेयर आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम का, दैट कैन बी आइदर एक्स एक्स
in females, or it can be XY in the male individuals. So these are certain terms. If you want, you can take the screenshot of this. Then after this, if I talk about a chromosome, I'm moving on to the next slide. If I talk about a chromosome, suppose this is a chromosome. आपने पढ़ा है पहले भी कि क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होता है, ठीक है. सपोज दिस इज द क्रोमैटिन थ्रेड दैट आई मेक. ये क्रोमैटिन थ्रेड होता है इसके अंदर, ठीक है. क्रोमैटिन थ्रेड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? वो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें ऐसा अपीयर करता है, इसमें बीच बीच में ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज क्रोमैटिन थ्रेड. सो दिस क्रोमोसोम्स कंटेन दिस. क्रोमैटिन थ्रेड को जूम करके देखोगे तो इसमें तुम्हें डीएनए कंटेंट दिख जाता है. अगर हम इसे देखें तो ये पूरा डीएनए का बना हुआ है, ठीक है. क्रोमोसोम का वो सेगमेंट या ये पूरा डीएनए है. डीएनए का वो सेगमेंट पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये डिटरमिन करेगा कि तुम्हारी आंखों का कलर कैसा है. तो आई कलर इज अ कैरेक्टर और इट कैन बी कॉल्ड अ ट्रेट. सो दिस इज वन ट्रेट और वन कैरेक्टर. और एक कैरेक्टर को या ट्रेट को डिटरमिन करने के लिए जो भी सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम लोग जीन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड अ जीन. जीन और कुछ भी नहीं है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए है, ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट है जीन, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये क्या बोला जाएगा? ये आई कलर का जीन बोला जाएगा, ठीक है. अगर हम कोई दूसरा सेगमेंट इसमें उठा लें, मान लो हम ये वाला सेगमेंट उठा लें इसमें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लेते हैं, चलो. तो ये क्या होगा? ये हाइट अगर डिटरमिन कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ये हाइट का जीन है, ठीक. तो तुम्हारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, मान लो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ठीक है. तो अगर हाइट का जीन यहाँ पर है तो तुम्हारे पास हाइट का जीन यहाँ पर भी होगा. सेम पोजीशन पर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में. अगर तुम्हारे पास आई कलर का जीन इस पोजीशन पर है तो आई कलर का जीन तुम्हारे पास इस पोजीशन पे इस क्रोमोसोम में भी होगा, जो होमोलॉगस होगा इसका, ठीक है. इसको बोलते हैं जीन्स. वापस से अगर हम पीछे वाले स्लाइड पे जाएं, ये जो तुम्हारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस जोड़े में से तुम्हें एक क्रोमोसोम तुम्हारे फादर से मिला है और एक क्रोमोसोम तुम्हें तुम्हारे मदर से मिला है, ठीक है. वापस इस पे आइए. जीन्स जो होते हैं, जीन्स के दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. उसके जो दो फॉर्म्स होते हैं उसको एलिलीज बोलते हैं. तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है एलिली और जीन में ग्रेड 10th के लिए. यू रिमेंबर इट्स एलिलीज, टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलिली, ठीक है. जो एलिली होता है दैट कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव. देखो, and a gene can be dominant or it can be recessive. अब डोमिनेंट और रेसेसिव का क्या मतलब होता है? सपोज दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है. एक मोनिका है, एक गरिमा है, ठीक. मोनिका जो है वो अपनी बात को मनवाना जानती है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की है. गरिमा जो है वो थोड़ी सबल नेचर की है, इतना ज़्यादा नहीं बोलने की आदत है उसकी. अगर दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, एक कह रही है कि हमें गेम्स या स्पोर्ट्स में जाना है, खेलना है. मोनिका कह रही है हमें स्पोर्ट्स खेलना है, और गरिमा कह रही है मेरे को पढ़ना है. मोनिका टीचर को, अगर मोनिका का नेचर डोमिनेटिंग है तो वो कन्विंस कर ले जाएगी टीचर को कि स्पोर्ट्स के लिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. वैसे तो टीचर्स नहीं मानते जल्दी, फिर भी, ठीक है. तो गरिमा क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर की होगी तो वो कन्विंस कर ले जाएगी, और फिर अल्टीमेटली गरिमा की बात नहीं मानी जाएगी, मोनिका की बात मानी जाएगी. तो यहाँ पे मोनिका जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है. अगर कोई दो लोग या कोई दो जीन्स हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं कि एक कह रही है हमें ये काम करना है, दूसरी कह रही है हमें ये काम करना है, तो दोनों में से जो डोमिनेटिंग होगा वो अपनी बात को मनवा लेता है, और जो रेसेसिव होता है वो अपनी बात को नहीं मनवा पाता है, ठीक है. तो वही डोमिनेंट और रेसेसिव है. अभी एग्जाम्पल देंगे तो उससे समझ आ जाएगा. तो डोमिनेंट एलीली कैन बी देयर और रेसेसिव एलीली कैन बी देयर. किस तरह से ये जीन्स आगे इनहेरिट होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ग्रेगोर मेंडल ने पढ़ी थी सबसे पहले, ठीक है. ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स फॉर दिस रीजन. ग्रेगोर मेंडल ने ये सब किया था, और इन्हीं ने पी प्लांट को चूज किया था ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए. गार्डन पी को लिया था. क्यों लिया था ये अभी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग,
ठीक है, तो ही चोज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। गार्डन पी में बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखने में आते हैं। ये वाला बोर्ड इरेज कर देते हैं। गार्डन पी को अगर उठा के देखो तो उसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब मटर का दाना या तो आपको येलो मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा। कभी किसी ने रेड मटर और ब्लू मटर देखा है? नहीं देखा होगा। येलो मटर देखा है, जो वो गोलगप्पे में या चाट में खाते हैं, ठीक है, वो येलो वाला होता है। और जो ग्रीन वाला है वो आपका सब्जी में पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। पहले तो हम उसके बारे में लिख लें। देयर आर 7 pairs of contrasting characters और contrasting traits। कैरेक्टर या ट्रेट एक ही बात है, ठीक है। यहां पर अगर हम कैरेक्टर देखें कि पी प्लांट में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो पहला तुम्हारा होता है सीड कलर, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे कि हम तुम्हें सामने से बता रहे हैं कि ये वाला कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता है और इसके बाद जो हम यहाँ लिखेंगे वो कैरेक्टर रेसेसिव होता है, ठीक है। सीड कलर जो है उसमें डोमिनेटिंग जो होता है वो येलो होता है, मतलब येलो सीड कलर डोमिनेटिंग है अगर, और ग्रीन जो है वो रेसेसिव होता है, ठीक। सीड शेप की अगर बात करो तो तुम्हारा राउंड जो है वो डोमिनेटिंग है और जो तुम्हारा रिंकल्ड है, मतलब श्रिंक, अजीब सी जो बेकार से दाने लगते हैं जिनको हम लोग हटा देते हैं बिनने के टाइम पे, ठीक है, वो वाला रिंकल्ड है। फिर तुम्हारा आता है हाइट। पी प्लांट का हाइट जो प्लांट है वो या तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है। इंटरमीडिएट कुछ चीज नहीं होती है, या तो येलो या तो ग्रीन। ह्यूमंस में ऐसा नहीं, से नीचे हाइट पे चले जाओ, कितनी हाइट है ना, कोई एक ऐसा नहीं है कि या तो छोटा होगा या तो बहुत लंबा होगा, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी हाइट मिलती है। तो अगर एकदम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं या तो ये या तो वो, और कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सीड कलर, सीड शेप, हाइट है, पॉड कलर होता है। पॉड समझते हो, मटर की फली। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेटिंग होता है, हरे कलर की फली ज्यादा मिलती है, एंड येलो इज रेसेसिव, ठीक है। पॉट का शेप होता है, पॉट का शेप क्या है, मान लो तुम्हारा ये ग्रीन है। एक होता है शेप इन्फ्लेटेड, कि मटर की फली ऐसी हो बिल्कुल प्रॉपर एकदम बढ़िया सी, ये ग्रीन हो गया डोमिनेटिंग वाला। और अगर रेसेसिव है तो रेसेसिव होता है, ठीक है। तो पॉट शेप या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या तो कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर का कलर अगर देखें, फ्लावर कलर कैन बी पर्पल और इट कैन बी वाइट। पर्पल इज डोमिनेंट, वाइट इज रेसेसिव। एंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, एक बचा, दैट इज फ्लावर पोजिशन। फ्लावर पोजिशन या तो एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है, जिसमें से एक्सियल पोजिशन जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है और टर्मिनल पोजिशन जो होती है वो रेसेसिव होती है। ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से देखो, ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में तुम्हारी नहीं दिया है, ठीक है, इन ग्रेड 10th, बट आप एक बार इसको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। इट विल बी बेटर दैट यू लर्न इट, ठीक है। इसमें से हाइट वाला, ठीक है, सीड कलर और सीड शेप, ये तो पक्के से याद कर लो। फिर ये वाले भी याद कर लेना धीमे से, ठीक है। तो ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। नाउ बात आई डोमिनेंट रेसेसिव की। देखो, जब हम लोग आगे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस करते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में तुम लोग फोर्स का और प्रेशर का, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब लगा के करते हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आप एक अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं जिससे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो या प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हो। अभी जब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस करेंगे तो इतना बड़ा बड़ा सा कैरेक्टर लिखना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से इसको लेटर देते हैं, ठीक है, इसको एक एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं। जैसे येलो है, ठीक है, जितना भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट लेटर हो, जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये वाई जो डोमिनेटिंग वाले का है, ये रिप्रेजेंट करेगा इस डोमिनेटिंग वाले कैरेक्टर को, और इसी का जो स्मॉल लेटर होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा रेसेसिव कैरेक्टर को। मतलब कैपिटल Y विल बी फॉर येलो एंड स्मॉल y विल बी फॉर रेसेसिव। सेम वे राउंड डोमिनेंट है
राउंड रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट है, तो इसका जो कैपिटल आर है दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग राउंड, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट्स द डोमिनेटिंग कैरेक्टर। आर का ही स्मॉल आर जो होगा वो रिंकल्ड रिप्रेजेंट करेगा। रिंकल्ड के लिए तुम्हें डब्ल्यू नहीं लिखना, ठीक है, इसी का स्मॉल लेटर उसके लिए यूज करो। टॉल है तो इसके लिए कैपिटल टी फर्स्ट लेटर ऑफ दिस, फिर इसी का स्मॉल टी विल बी फॉर डॉर्फ। ग्रीन है तो कैपिटल जी, ठीक है, और इसी का स्मॉल जी फॉर रिप्रेजेंटिंग येलो। ये इन्फ्लेटेड था तो कैपिटल आई फॉर दिस, स्मॉल आई फॉर कंस्ट्रिक्टेड, कैपिटल पी फॉर पर्पल, स्मॉल पी फॉर वाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन में तुम लोग क्या होता है जब तुम लोग अपना सॉल्व करते हो, कुछ कुछ लेटर्स हैं जैसे पी और पी, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ओ है और ओ है ना, तो ऐसे जहाँ पे लेटर्स होते हैं जहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे कर्सिव राइटिंग में चले जाया करो प्लीज, लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लिया करो। पर्पल एंड व्हाइट, एक्सियल के लिए ए, टर्मिनल के लिए स्मॉल ए। ये हो गया तुम्हारा डोमिनेंट और रेसेसिव एलिलीज, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू, हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर है तुम्हारे पास उसके लिए तुम्हारे पास दो एलिलीज हैं, ठीक है। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे उसका एक एलीली होगा और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे उसका दूसरा एलीली होगा। सपोज हम कहें कि ये प्लांट जो है इसके पास ग्रीन कलर के सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रीन सीड के लिए कौन सा एलीली रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल वाई। तो इसका मतलब इसके पास इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल वाई होगा और इस वाले क्रोमोसोम पे भी स्मॉल वाई होगा। इन शॉर्ट, एनी कैरेक्टर will be imparted because of two alleles, ठीक है। अब वो एलिलिक फॉर्म्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, ये वाला भी दोनों में जा सकता है, वो वाला भी दोनों में जा सकता है, या दोनों का एक एक जा सकता है। पहले अब हम लोग वो चीज देखेंगे कि क्या क्या चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सीड कलर है तो सीड कलर के लिए कलर चेंज कर लिया, सीड कलर के लिए तुम्हारा इट कैन बी कैपिटल वाई, दोनों डोमिनेंट एलिलीज आ गए, और इट कैन बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इट कैन बी स्मॉल वाई। ये सीड कलर के लिए हो गया। सीड शेप के लिए क्या है, या तो कैपिटल आर जा सकता है या स्मॉल आर जा सकता है। अगर कैपिटल आर दोनों पेरेंट से कैपिटल आर आया है तो दोनों में आर आर हो जाएगा, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, या फिर स्मॉल आर हो सकता है। हाइट के लिए ऐसे ही है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। पॉट कलर के लिए भी ऐसे ही होगा, बाकी सब के लिए अपना आप देख लीजिए, इसी तरह से होगा, ठीक है। नाउ इसमें देखो जो तुम्हारा पहला वाला है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन जो है, जो तुम्हें दोनों एलिलीज मिले वो दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, ठीक। और अगर दोनों एलिलीज का जो तुम्हारे पास पेयर आया है वो दोनों सेम है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं होमोवर्ड, होमोजाइगस बोला जाता है फिर ये, ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये वाले कॉलम को देखो, ये भी देखो, दोनों एलिलीज जो तुम्हें पेरेंट से मिल रही है वो दोनों सेम है, ठीक है। स्मॉल टी एक पेरेंट से आ रही है, स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा होमोजाइगस रेसेसिव। अब क्वेश्चन आया ये बीच वाले में, ठीक, ये मसला है बड़ा, इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसका मतलब ये ना तो पूरी तरह से डोमिनेंट है ना तो पूरी तरह से रेसेसिव है। अब इसका क्या करोगे, तो इसमें क्या है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड हेटेरो। ये बोला जाता है हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट रेसेसिव लगाओ नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास दोनों एलिलीज कैपिटल आ रही हैं तो तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर आपके पास दोनों एलिलीज स्मॉल आ रही हैं तो आप होमोजाइगस रेसेसिव हैं। अगर एक पेरेंट से डोमिनेंट आई है और एक पेरेंट से रेसेसिव आई है तो आप हेटेरोजाइगस हैं, ठीक। ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो गया। नाउ टू थिंग्स आर लेफ्ट, दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इस पोर्शन को हम इरेज करें, यहीं पे फिनोटाइप जीनोटाइप लिखते हैं। देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है पीएच से फिनोटाइप होता है और पीएच का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। और जीनोटाइप मतलब जीन वर्ड से जीनोटाइप आया है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग।
ठीक है, तो यहां पर फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप मतलब अल्टीमेटली देखने में कैसा होगा, और जीनोटाइप मतलब उसका जीन कॉम्बिनेशन क्या है। जीन कॉम्बिनेशन मतलब होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये जो यहाँ समझाया था। ठीक है, अब आओ इस वाले पे आओ। अगर हम कैपिटल वाई लिए हैं, मतलब ये पहला वाला अगर है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई की कंडीशन में फिनोटाइप क्या हो जाएगा। फिनोटाइप विल बी, देखो दोनों, अगर दोनों एलिलीज एक जैसी हैं, कैपिटल वाई भी कहेगा येलो कलर का सीड बनाओ, दूसरा वाला कैपिटल वाई भी बोलेगा कि येलो कलर का सीड बनाओ, तो ऑब्वियस है येलो कलर का बन जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। ठीक, अगर स्मॉल वाई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ग्रीन, तो ग्रीन बनेगा सीड। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पे एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर आएगा। यहां पर कैपिटल लेटर विल से येलो बनाओ, स्मॉल लेटर विल से ग्रीन बनाओ, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन डोमिनेटिंग कौन है, कैपिटल वाई है, तो अल्टीमेटली कैसा बनेगा, सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। ठीक है, तो ये जीनोटाइप अगर पूछे तो होमो हेट्रो वर्ड का यूज करना है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव, और ये डिफरेंट मिक्सचर हेटेरोजाइगस। ठीक है, इसी तरह से करना है। ये राउंड क्योंकि एक कैपिटल आर, इसमें एक भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर अगर आया है, एक भी डोमिनेटिंग है, कैपिटल लेटर है, तो वैसे ही कैरेक्टर दिखना है फिर आपको। ये स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी अगेन टॉल बिकॉज कैपिटल टी इज प्रेजेंट ओवर हियर, स्मॉल टी dwarf. So in this way we have to proceed with the monohybrid cross now. I hope this much is clear. देखो ये सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है दैट आई विल प्रोवाइड यू ऑन द टेलीग्राम। इससे पहले जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया था ना, उसका भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे चला गया था, एंड लाइव प्रोसेसेस का भी डलवा देंगे। इस वाले का भी उस पर टेलीग्राम पे जाएगा, हमारा न्यू लाइट का जो उस पर चैनल है, आप उससे सब्सक्राइब, उस पर आप देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर से आगे मतलब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमारा एक और चैनल है न्यू लाइट फाउंडेशन, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा तो 9-10 के जो वीडियोस है ना वो उस पर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, ये सारे आप देखो, इनको पढ़ लेना। ठीक, या मैं पढ़ दूँ, चलो जल्दी से कर देते हैं। हेरिडिटी, सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट एज आई टोल्ड यू। वेरिएशन डिफाइंड एज द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। Somatic cell, any of the body cell except the reproductive cell, and they will always be diploid. Gametic cell, organisms, reproductive cell, they are also referred to as sex cells, sperm, ovum. Homologous chromosomes, 2 chromosomes in a pair, normally one inherited from the mother and one inherited from the father. Diploid, di matlab 2, presence of 2 complete sets of chromosomes in an organism cells with each parent contributing a chromosome to each pair. एक, ठीक है, दोनों पेरेंट से एक आ रहे हैं. Haploid cell that contains a single set of chromosomes, N से represent करते हैं. Autosomes, non-sex chromosome, it is the same in both sexes of a species. So जो 22 पेयर हमारे पास है वही 22 पेयर किसी मेल पर्सन के पास भी होगा. हम लोग मेल फीमेल्स डिफर कहाँ पे करते हैं, फीमेल्स के पास XX है, मेल्स के पास XY है. Allosomes, they are either XY, also called as sex chromosomes. These consist of XX in most females and XY in most males. Next, gene, a small section or segment of DNA on a chromosome responsible for imparting characters. Dominant allele, allele that expresses itself phenotypically, मतलब phenotypically जो allele heterozygous condition में अपने आप को express कर ले जाए. मतलब अगर कोई heterozygous condition है, इसमें phenotypic expression मतलब देखने में कैसा होता है, फिर ये प्लांट टॉल होता है, तो देखने में जैसा भी वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसा रिप्रेजेंट होगा वही उसका डोमिनेटिंग एलीली है. तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेटिंग है क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट टॉल होता है. ठीक, और रेसेसिव की सेम डेफिनेशन होगी, बट लिखोगे कि जो रिप्रेजेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इज द रेसेसिव एलीली. होमोजाइगस, प्रेजेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल एलीलीज एट अ पर्टिकुलर जीन लोकस, कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट एलीलीज. ठीक, फेनोटाइप,
इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, जैसे कि हाइट, आई कलर, देखने में कैसा है, ठीक है। अगर हम कहें मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका तुम बता दोगे हम होमोजाइगस हैं कि हेटेरोजाइगस हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ कमिंग ऑन टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक क्रॉस हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जिसको ये सारा पोर्शन आता है वो सीधे क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन पे चला जाए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस, कोई अलग अलग एक कैरेक्टर को अगर कंसिडर करके हम ये देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हुआ फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फिर इसके बाद आपको डायहाइब्रिड पढ़ना है। डायहाइब्रिड का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि दो कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, वो बाद में पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कोई भी एक पी का ले लेते हैं, जैसे कि टॉल। अब देखो इसमें तो हम तुम लोग को पहले ये बनाना सिखा दें क्योंकि बड़ा ही गंदा बनाते हो ज्यादातर लोग, ठीक है। टॉल और मैं ले लूं डॉर्फ। हमेशा आप होमोजाइगस लोगे रेसेसिव और दूसरी तरफ लोगे होमोजाइगस डोमिनेंट। इसके ऊपर आप लिख दिए मेल, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल पेरेंट होगा, किसी को कुछ भी मान लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो इधर के साइड पर ये जो लाइन है आपका नोटबुक में, ये पी लिख दो, ये पेरेंटल जनरेशन है। इनके बीच में ये क्रॉस बनाना मत भूलना, ठीक है। अब ये तुमने फिनोटाइप लिखा है, फिजिकल अपीयरेंस लिखा है। फिजिकल अपीयरेंस हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या होगा? टॉल के लिए हम लोग दो एलिलीज लेंगे और होमोजाइगस लेते हैं जनरली अगर मेंशन नहीं है तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब इसको जब हम लोग क्रॉस करते हैं, देखो तुम लोग मियोसिस पढ़े होगे, ठीक है। गैमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये और ये, ठीक है। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, दूसरे पे स्मॉल टी है। जब गैमीट बनता है तो एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, उस कंडीशन में ये पूरा एक क्रोमोसोम एक में चला जाएगा, एक सेल में, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है ये दूसरे सेल में चला जाता है। एक क्रोमोसोम एक में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये जो जोड़ी थी ना, इस जोड़ी को तुमने खत्म कर देना है, इसको तोड़ो। जो जोड़ी है उसमें एक बंदे को इधर और एक बंदे को इधर, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना, उनको टीचर्स आते हैं तो अलग अलग बिठा देना ताकि बातें ना हो। दोनों को एक ही तरफ अगर हम भेजेंगे तो फायदा क्या है, तो उन्हें ही दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। नाउ सपोज यहाँ पे दूसरा होमोलॉगस पेयर भी पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें इसको भी सेग्रीगेट करना है तो कैसे करोगे? इसमें भी एक क्रोमोसोम इधर डाल दो और दूसरा क्रोमोसोम इधर डाल दो। कोई सा किधर भी जा सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन तोड़नी तुम्हें जोड़ी है, ठीक है। इसको ब्रेक करिए और इसको ब्रेक करिए, इसका एक इधर और एक उधर जाना चाहिए। ये मत करना कि दोनों पिंक एक तरफ भेज दिए, दोनों ग्रीन एक तरफ भेज दिए, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स को तुमने एक साथ बिठा दिया, ये बेस्ट फ्रेंड को एक साथ बिठा दिया, तो फायदा क्या हुआ फिर तुम्हारे अलग अलग करने का, ठीक है। तो पेयर्स को तोड़ के हमेशा आप सेग्रीगेशन करेंगे इस तरह का, ठीक है। तो कैपिटल टी एक में चला गया, स्मॉल टी दूसरे में चला गया जब गैमीट बनती है, ठीक। ये अगर पेरेंट्स है इनको आगे जाके फर्टिलाइजेशन करना है तो ये गैमीट बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक गैमीट में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे गैमीट में स्मॉल टी चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी लेट मी इरेज दिस। ये समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम गैमीट बनाए इसकी तो क्या होगा, कैपिटल टी एक में और दूसरे गैमीट में कैपिटल टी, इसका एक में स्मॉल टी और दूसरे में भी स्मॉल टी चला जाएगा, ठीक है। अगर ये मेल था तो ये पोलन ग्रेन बनाया है, वो फीमेल है तो वो एग बनाई है, ठीक। और ये जो तुम्हारे हम दिखा रहे हैं ये गैमीट्स है, तो यहाँ पे लिख लो गैमीट्स। अब देखो ये पौधे जो पड़े होंगे, ये फ्लावर्स जो पड़े होंगे, ये बाहर एनवायरनमेंट में पड़े होंगे, मतलब बाहर गार्डन में पड़े हैं। तुम बड़े स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि ये वाला पोलन ग्रेन जाके इस वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा या उस वाले के साथ करेगा, इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकते हम लोग, रैंडम होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस बनाते टाइम हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चांस हो सकता है, कौन किसके किसके साथ कर सकता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम सारे चांसेस देखते हैं। अब पहला कैपिटल टी को
तुम इस वाले के साथ क्रॉस करा सकते हो, मतलब ये वाला पोलन ग्रेन उस एग के साथ जाके फर्टिलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला पोलन ग्रेन इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पे भी लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसमें लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल लेटर बाद में। अगर हमें अपना नाम लिखना है तो हम ऐसे करके नहीं लिखेंगे, कुछ भी करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इफ आई हैव टू राइट माई नेम, आई विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड देन फॉलोड बाय द स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल लेटर्स बाद में, ठीक। अब देखो ये तुम्हारी क्या है, ये इनके बच्चे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी पहली जनरेशन मिली है तुम्हें पेरेंट्स की, तो इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये F1 जनरेशन मतलब पहली जनरेशन आई है, ये तुम्हें मिली है पेरेंट्स की, ठीक है। इसका अगर अब हम तुमसे फिनोटाइप पूछें, ठीक है, तो फिनोटाइप इसका क्या होगा, मतलब ये सारे देखने में कैसे होंगे। अगर तुम्हें एक भी कैपिटल लेटर दिख रहा है तो दिखने में वैसा ही होगा जैसा तुम्हें कैपिटल लेटर दिख रहा है। तो कैपिटल लेटर इन सब में है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अल्टीमेटली कैपिटल लेटर टी है, तो ये तुम्हारा टॉल होगा। और ये होमोजाइगस कंडीशन है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दिस इज heterozygous condition. These two are different, one dominant, one recessive. So they all are heterozygous tall, all are same and all are heterozygous tall. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इनमें अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दे तो क्या होगा। तो इसको जब तुम अपने आंसर में लिखोगे तो यहाँ पर लिखना, एक लाइन लिख देना प्लीज, व्हेन F1 इज सेल्फ, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट उठाओ, इसी का पोलन ग्रेन ले लो और इसी का तुम ओवम ले लो, ठीक है। व्हेन F1 इज सेल्फ देन व्हाट विल हैपन, आओ देखें। कैपिटल टी स्मॉल टी तुम्हारा एक पेरेंट हो गया, मतलब पोलन ग्रेन ये बनाएगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये तुम्हारा दूसरा हो गया, तो मतलब ये फीमेल मतलब एग ये बनाएगा, पोलन ग्रेन ये बनाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, गैमीट्स बनाओ इसके क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग करने होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएगा, ये क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। अब इनमें से ये पोलन ग्रेन है, वो तुम्हारा एग है, दिस कैन फ्यूज विद दिस विल बिकम कैपिटल टी, बट दिस कैन ऑल्सो फ्यूज विद दिस, सो दिस बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस विद दिस capital small and this can fuse with this small, ठीक। ये homozygous dominant tall, heterozygous capital T is there so will be tall, homozygous recessive dwarf, ठीक है। एक तो तरीका होता है इस तरह से बनाने का, और जो लास्ट लाइन है यहाँ पर ये तुम्हारी सेकेंड जनरेशन तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी सेकेंड जनरेशन मिली है, तो ये आपका हो जाता है F2, दिस इज द सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये जो लास्ट वाला बनाया है ना, इसको तुम लोग प्यूनेट स्क्वायर से भी कर सकते हो, वो मतलब मेरा प्रेफरेबल वही है, ठीक है, मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। प्रेफर वही किया करो वैसे, जैसे कि तुमने सेल्फिंग कराई है कैपिटल टी स्मॉल टी में और कैपिटल टी स्मॉल टी में, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायहाइब्रिड तुम उसी से बना सकते हो, ठीक। तो ये सीखो, एक स्क्वायर बनाइए, तुम्हारी जो नोटबुक होती है बोर्ड की, उसमें एक कॉलम जो लेना वो 3 लाइंस का लेना, मतलब 3 लाइंस का एक ब्लॉक बनाना तुम लोग, ठीक है, मतलब 1 2 3, रुको क्या करना है, ये 3 लाइंस का एक ब्लॉक लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे स्लैंटिंग वो करो, ऊपर मेल का सिंबल बनाओ, नीचे फीमेल का बनाओ। मेल गैमीट हमेशा ऊपर लिखते हैं, फीमेल गैमीट हमेशा साइड में लिखो। ये मेल था तुम्हारा, इसके गैमीट क्या थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। एक गैमीट का एक ब्लॉक के ऊपर लिखो और दूसरे गैमीट का दूसरे ब्लॉक के ऊपर लिखो। इसके गैमीट्स क्या थे, एक कैपिटल टी था, इसके इधर लिखो एक ब्लॉक के सामने, और दूसरा गैमीट दूसरे ब्लॉक के सामने लिख दो, स्मॉल टी यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ये तुमने गैमीट सेट कर दिया पूरा। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये दिखाता है कि किस किस टाइप के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, देखो
जो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक के ऊपर जो लिखा है और इस ब्लॉक के साइड में जो लिखा है, इसको देख लो। ऊपर क्या लिखा है? कैपिटल टी। साइड में क्या लिखा है? कैपिटल टी। लिख दो कैपिटल टी, कैपिटल टी। इधर आओ, ऊपर क्या लिखा है? स्मॉल टी। साइड में क्या लिखा है? कैपिटल टी। हमने क्या कहा? कैपिटल लेटर पहले, तो कैपिटल टी और ऊपर वाला स्मॉल टी। यहाँ पे आइए, ऊपर कैपिटल टी और साइड में क्या लिखा है इस ब्लॉक के? स्मॉल टी। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? स्मॉल टी। इधर क्या लिखा है? स्मॉल टी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। ये तुम्हारा क्या है? ये फिनोटाइप लिखा कि जीनोटाइप लिखा? ये हमने इसमें जीनोटाइप लिखा है, जीन कॉम्बिनेशन है। अब इसका फिनोटाइप भर लो सब में। कैपिटल टी इज, बताओ, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, tall. Capital T small t because T is there, again tall. Small t dwarf. ठीक। होमो हेट्रो लिखना है तो बड़ी अच्छी बात है, लिख लो, इससे लिखते हैं। ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस डॉर्फ। दिस इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन। ये आपका F2 जनरेशन है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इट विल बी बेटर इफ यू ड्रॉ इट नीटली। प्रीफर क्या करो? पेंसिल, ब्लू पेन यूज कर लो। ठीक है, जैसे एक चीज तुमने पेंसिल से लिख दी है तो उसके नीचे दूसरा ब्लू पेन से लिख लो, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, मेंडल के 3 लॉज हैं और मेंडल के जो तीनों लॉज हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। रिपीटेडली अभी आगे देखना, जब PYQs कराएंगे ना, तो रिपीटेडली देखना कि काफ़ी इसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इन लॉज में बहुत सारे लॉज पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। आओ ये भी समझ लेते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? जो वो डोमिनेंट रेसेसिव वाला समझाया था, सिर्फ वही चीज़ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा होता है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलिली दूसरे एलिली के ऊपर डोमिनेट करती है। एक एलिली एक्सप्रेस करेगी, दूसरी एलिली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर प्रूव करने की बात आ गई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करो, क्या होता है, तो पहले तो तुम एक लाइन लिख देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्रॉस बना देना, फिर क्रॉस के बाद बताना उनको कि जो F1 जनरेशन है उसमें देखो कि हेटेरोजाइगस है और उसमें टॉल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, मतलब कैपिटल टी डोमिनेट किया है। तो इस तरह से तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो यहां से F1 से ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तुम्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव होता है। यही बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर सेकंड लॉ जो मेंडल का होता है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी उधर हम तुम लोग को दिखा देंगे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसका। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या चीज होती है कि देखो ये दोनों एलिलीज बहुत ही लंबे टाइम के लिए एक साथ रहे हैं, लेकिन यहां पर जब हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक बहुत साथ में रहे हैं, अभी कैपिटल टी अपनी बात मनवा रहा है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो स्मॉल टी वापस से अपनी बात ही कहेगा। ये नहीं कि अभी अलग हो गए हैं तो हम कैपिटल टी जैसे बिहेव करेंगे, नहीं। अगर वो अलग हो गया है तो आज भी वो वही कहेगा जो वो पहले कह रहा था। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पर डॉर्फ आता है। देखो यहाँ पे देखो F2 में कहाँ गया, देखो स्मॉल टी जब मिल जाते हैं तो यहाँ डॉर्फ ही आता है। अलग होने के बाद में वो अपनी बात को ही मनवाएगा। ठीक, तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब गैमीट्स एक साथ रहने के बाद भी जब वो सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर को रिटेन करते हैं। कैपिटल टी अपना ओरिजिनल कैरेक्टर टॉल का रिटेन करेगा, स्मॉल टी अपना ओरिजिनल कैरेक्टर डॉर्फ का रिटेन करेगा। इसको समझाने के लिए जैसे मैं क्लास में समझाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास 2 पेन्स हैं, ठीक है, ये 2 मार्कर हैं। कोविड टाइम में हमने इसको साथ में रख दिया, फॉर एग्जाम्पल जब कोविड हुआ था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, मार्कर का यूज़ भी नहीं हुआ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हमने जब इसको निकाला, ठीक है, तो जब हम इसे चलाएंगे, साथ में थे बहुत लंबे 6 महीना साथ में थे, ठीक है, बट जब इसको निकाल के हम चलाएंगे तो अलग करके चलाएंगे तो ये रेड कलर ही देगा। अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ग्रीन कलर ही देगा। साथ में रह जाने से ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन मिक्स होके कुछ और ऑरेंज बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपना ओरिजिनल कैरेक्टर, ये अपना ओरिजिनल कैरेक्टर रिटेन करेगा, मिक्स नहीं होता। अलग अलग करने से अपना कैरेक्टर को रिटेन करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है,
चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव। प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव वाला नहीं होता। F1 में कोई भी तुम्हें डॉर्फ नहीं मिला था। द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, हाइब्रिड मतलब will exhibit only the dominant trait in the phenotype, hybrid मतलब mixture, hybrid offspring will exhibit dominant trait. Law of segregation, during the formation of gametes, gametes बनने के टाइम पर each gene separates from each other so that, जीन वो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं उसकी बात हो रही है, so that each gamete carries only one allele for each gene, एक में कैपिटल टी जाता है तो दूसरे सेल में स्मॉल टी जाता है, ये बात हो रही है, ठीक है। इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखो ये हम समझा दे रहे हैं बट आई डोंट नो आई विल बी एबल टू कवर टुडे और नॉट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब हम लोग दो कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, ठीक है, कि मान लो किसी का हाइट कितना है और किसी की आंखों का कलर क्या है, ठीक है, ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ हम आई कलर की बात करें, दूसरी तरफ हम हाइट की बात करें, क्या जरूरी है कि जितने भी लंबे लोग होंगे उन सारे सब की आंखें ब्लू होंगी और जितने मीडियम हाइट लोग होंगे उन सब की आंखें ब्लू होंगी, सॉरी ब्राउन होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो लंबा बंदा है उसकी आंखें ब्राउन हो सकती हैं, उसकी आंखें ब्लू भी हो सकती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर जाते हैं आगे जनरेशन में, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हाइट अपना जाए, आई कलर अपना जाएगा, जरूरी थोड़ी है हाइट हमेशा जो है आई कलर के पीछे, ब्लू के पीछे ही भागेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तुम्हारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तुम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा तुम्हें डाइहाइब्रिड क्रॉस ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मोनो से भी कर सकते हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस से भी कर सकते हो, ये भी डाइहाइब्रिड से कर सकते हो, बट ये वाला लास्ट वाला जो है उसके लिए डाइहाइब्रिड ही बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब आ जाओ फाइनली क्वेश्चन आंसर्स। Mendel studied 7 contrasting characters from his breeding experiment with Pisum sativum. Which of the following character did he not use? पॉट कलर यूज किया था, शेप यूज किया था, लीफ शेप ऐसा कुछ नहीं बताया हमने, ठीक है। ये वाला प्लांट हाइट किया था। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, प्लांट की हाइट कितनी होगी ये चीज क्या मतलब रेगुलेटेड किससे होती है? डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन? नो। जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स डायरेक्टली? जीन्स कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन्स को रेगुलेट नहीं करते हैं। तुम्हारा जो डीएनए होता है, सपोज ये डीएनए है, इससे तुम्हारा आरएनए बनता है पहले, ठीक है, ये पढ़ोगे 12th में, फिर आरएनए से तुम्हारे प्रोटीन्स बनते हैं और इन सब में बहुत सारे एंजाइम्स इन रिएक्शंस में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी भी जीन सीधा जाके प्रोटीन नहीं बनाता, इट्स नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, तो ये गलत है। देन ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोटेड बाय अ जीन, ठीक है, वही बात मैंने अभी बताई है। तो आंसर टू दिस इज दिस वन लास्ट, ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन? नो, डायरेक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट, 2 pink colored flowers on crossing resulted in 1 red, मतलब ये कैपिटल R 2 pink capital R small r and 1 white small r। नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, देखो हमने क्या बताया था, ये देखो ये रेशियो जो ये जो वहां आ रहा है ना तुम्हारा, ये कहां पर आता है तुम्हारा? F2 जो किया था ना मैंने, एक कैपिटल डी, दो कैपिटल डी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी था उसमें, ठीक है। तो ये F2 वाला है और वो सेल्फ पॉलिनेशन कराया था वहां पर, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन था वहां पे। तो इसमें क्या होगा? डबल सेल्फ क्रॉस और नो सेल्फ पॉलिनेशन था वो, तब तुम्हें F2 में वो जाके मिला था वाला उस टाइप का। नेक्स्ट, विच वन इज फाउंड इन मेल ओनली? मेल्स में कौन सा मिलता है? अरे सिंपल, X+Y क्रोमोसोम। A child receives genes from his father to the extent of 50% जीन्स फादर से आ रहे होते हैं, 50% तुम्हारा मदर से आ रहा होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, तो 50%। अब फादर से मदर से कुछ भी पूछे वो 50-50% होता है। अब देखिए एजर्शन रीजन, जैसे कि हमने बताया था कैसे करते हैं, ऑप्शंस आपको पता है, ठीक है। एजर्शन पढ़ो, टिक लगा दो अगर सही स्टेटमेंट है,
ट्रू है तो टिक लगा दो, रीजन पढ़ो, ट्रू है तो टिक लगा दो, फिर देखो कि जो एजर्शन बोली गई है क्या वो रीजन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, फिर कनेक्ट करो, आओ देखें। पहला, जेनेटिक वेरिएशंस आर डिसएडवांटेजियस टू अ पॉपुलेशन, वेरिएशंस को कह रहा है कि डिसएडवांटेजियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो है ना गलत बात है, they are not disadvantages. Genetic variations enable an individual to adapt to the environment, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाया भी स्टार्टिंग में, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, A is false, R is true, so D option. Now next question, all the variations do not have equal chances of survival in the environment in which they live, right? सारे changes जो होते हैं वो सब थोड़ी ना सही होता है, चांस होता है सर्वाइवल का, ठीक है। रीजन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, नेचर ऑफ वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मोस्ट अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ए, इसीलिए वो स्टेटमेंट बोला गया है। एजर्शन, मेंडल स्टडीड 7 pairs of allelic characters in a pea plant, दिस इज राइट। Next, green pod color is a dominant trait studied by Mendel in a pea plant, ये भी सही है, बट ये कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है। तो रीजन जो दी गई है, स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं, बट ये इसका कोई रीजन नहीं है। मेंडल ने पी प्लांट का 7 पेयर्स थे उसमें, वो उसका इससे क्या लेना देना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। Next, human males have XY sex chromosome whereas X chromosome is morphologically distinct from the Y chromosome, देखने में अलग अलग होते हैं XY, सही बात है। Then Y chromosome is smaller than X, hence they are dissimilar or heteromorphic, ये भी सही है और इसीलिए वो distinct होता है। Next question, all the offspring obtained in F1 generation are phenotypically and genotypically same, जितने भी F1 में हैं वो phenotypic genotypic सेम होते हैं, ये सही बात है। Red flowered plant of F1 are same as red flowered plant in P, P तो हम लोग होमोजाइगस लेते हैं और जो F1 में मिलता है वो हेट्रोजाइगस होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो A ट्रू, R फॉल्स, ऑप्शन सी। विदाउट वेरिएशन इवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, राइट, ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, रॉन्ग, कुछ कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो यूजफुल नहीं है लेकिन वो पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है, तो A ट्रू, R फॉल्स, अगेन सी। The principle of segregation given by Mendel is the principle of purity of gametes, दोनों एक ही बात है, सही है। Gametes are pure for a character and do not mix up, सही है, तो A। नेक्स्ट, ये तुम्हारा आ गया PYQs, ठीक है। A pea plant with blue color flower denoted by capital B is crossbred with pea plant with white denoted by small b। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो 2013, 15, 12, 17 कंपार्टमेंट में भी पूछा गया, कई बार आया है, ठीक है, और हमने कुछ ही ईयर्स के डाले हैं और भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक। इसमें देखो, अगर तुम्हें कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो मतलब वही कैरेक्टर डोमिनेंट है बाय डिफॉल्ट, मान लो जिसको स्मॉल लेटर दिया है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक। तो कैपिटल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल बी, पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर इन देयर F1 प्रोजेनी, इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, पूरा क्रॉस बनाकर इधर साइड में, फिर अपने आंसर पर आना, ये 1 लाइन आंसर मत लिखना यहाँ पर। तो ये पेरेंटल जनरेशन है, आपका जब F1 आएगा तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, दिस इज F1 की सेल्फिंग जब हम लोग कराएंगे, पूरा आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, तो तुम्हारा ये यहाँ पर जब यूनिट स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा, ये मेल, ये फीमेल, कैपिटल बी हियर, दिस इज स्मॉल बी, कैपिटल बी हियर, दिस इज स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। दिस विल बी ब्लू, दिस विल बी ब्लू, दिस विल ऑल्सो बी ब्लू, दिस विल बी, दूसरा कलर क्या दिया हुआ है, स्मॉल बी इज व्हाइट, ठीक है, तो दिस विल बी व्हाइट। देखो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ऑल फ्लावर्स इन F1 व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ फ्लावर इन देयर F1 में एक्सपेक्टेड कलर क्या है, सारे ब्लू हैं, जितने मिलेंगे सब ब्लू हैं, ठीक है, लिख दो ब्लू हैं। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्लांट्स बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स इन द F2 जनरेशन, कितना परसेंट F2 जनरेशन में, ये जरूर देख लेना, F1 पूछ रहे हैं कि F2 पूछ रहे हैं, F2 में कितना परसेंटेज व्हाइट फ्लावर्स का होगा व्हेन द फ्लावर्स ऑफ F1 वर सेव्ड, कितना परसेंट है, 1 आउट ऑफ 4 ब्लॉक्स, ठीक है, 1 आउट ऑफ 4, तो ये कितना हुआ 25%, ठीक।
State the expected ratio of the genotype capital B and capital B small b. Capital B कितना है? एक, ठीक। इस capital B small b 1 2, तो 1:2। अगर हम तुमसे पूछ लें capital B small b और small b का बताओ F2 में, तो इसका आंसर क्या होगा? 2:1, ठीक है। अगर हम पूछ लें प्रोबेबिलिटी बताइए of getting capital B in F2, तो you will write 1 out of 4। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। बहुत बार आए, 3 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन पी प्लांट axial position of flowers is considered as dominant trait and terminal position of flower is considered as recessive trait, ठीक है। एक्सियल पोजिशन वो डोमिनेट है, मतलब कैपिटल ए, टर्मिनल पोजिशन स्मॉल ए रेसेसिव है। हेट्रोजाइगस प्लांट विद टर्मिनल इज नॉट पॉसिबल। हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल। ये कह रहे हैं इस कंडीशन में ऐसा फ्लावर टर्मिनल क्यों नहीं होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से नहीं होता है। 2016-22 में पूछा गया है, ठीक है। सीधा है, क्यों नहीं होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टेट कर दो और हल्का सा समझा दो, ठीक। हेट्रोजाइगस कंडीशन represents presence of one gene for axial and one for terminal. Since axial is dominant, gene for terminal is not expressed. Therefore, heterozygous recessive condition does not exist for terminal flower trait. Next, why is it that asexual reproduction produces exact copies, but sometimes minor variations are also seen in the next progeny? ठीक है, देख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट कॉपीज, मतलब हम लोग कहते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मिक्सचर होता है, अलग अलग गैमीट्स आती हैं, इसलिए उसमें वेरिएशन हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई गैमीट का मिक्सिंग, कुछ जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब हम लोग सेल 2 क्रिएट करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए फोटोकॉपी करता है। पहले डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, मतलब तुम समझ लो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ए जी सी टी, अलग अलग सीक्वेंस में होते हैं। अगर वो कॉपी करने पे आएंगे तो वो पता कितना होता है? इतना होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। मतलब इतना वो लेटर्स आप समझ लिए होता है तुम्हारा डिप्लॉयड कंटेंट में। अगर तुम उसे फोटोकॉपी करने बैठोगे तो कहीं तो गलती हो सकती है ना उसको कॉपी करने में। अगर हम तुमसे कह दें कि लो एनसीईआरटी का फोटोकॉपी, मतलब एनसीईआरटी को लिखना शुरू करो, एक पेज भी अगर हम दे देंगे उसमें भी जब लिख के दोगे ना बहुत सारी जगह गलती करोगे, कहीं फुल स्टॉप भूल जाओगे, कहीं कॉमा भूल जाओगे, ए की जगह आई, ई की जगह ई, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ पे जब ये कॉपी कर रहा है भाई तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी गलती कर सकता है, कभी कभी वहीं पे चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, उसी को वेरिएशन बोल देते हैं। देखो क्या लिखा है, सिंस नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिलायबल, भरोसा किसी का नहीं है, देयरफॉर इन कॉपिंग ऑफ डीएनए इट मे कॉज स्लाइट डिफरेंसेस व्हिच कॉजेस दीज वेरिएशंस। ओके, व्हाट इज हेरिडिटी? 2015 का क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज डीएनए में पूछा गया है 2016 में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए and it is a molecule which carries the hereditary characters in coded form from one generation to the next in most of the organisms. So you can take a screenshot. We'll वैसे तो इसका भेज देंगे PDF टेलीग्राम पर। Next, how did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? Mendel ने ये कैसे प्रूव किया कि trait inherit होता है, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस नहीं होता, F1 जनरेशन से होता है। देखो F1 में क्या होता है, सारे टॉल आ जाते हैं, फिर जब सारे टॉल थे तो फिर डॉर्फ कैसे आ गया फिर अचानक से? इसका मतलब जो पेरेंट्स थे उनके पास कोई तो जीन था ना ऐसा जो उनमें एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब वो पेरेंट्स बच्चों में गया तो एक्सप्रेस हो गया वहां पर, ठीक है। तो वहीं से वो प्रूव होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के प्रूव कर देना। देख लो, टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट से क्रॉस करो, जितना भी F1 जनरेशन में प्लांट्स आता है सारा टॉल होता है, ठीक है। जब टॉल प्लांट्स को सेल्फ करते हैं तो F2 जनरेशन में तुम्हें फिर से शॉर्ट। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है। ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स का डिफरेंस है 2012, 15, 16, 17, 19, 15, 18 कंपार्टमेंट 2013। बार बार एक ही चीज पूछी गई है कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कि जो भी ट्रेट्स
आपके अपने सीखे हुए हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिले हैं, ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में सीखा है, जैसे स्विमिंग करना, कार चलाना, ड्राइविंग करना, ठीक है, साइकिल चलाना, ये सारी चीजें तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी सीखी हुई हैं, सीखे सिखाए नहीं आए थे हम लोग, ठीक है। फादर को आती है अच्छी चलाना तो जरूरी है कि तुम्हें भी अच्छी चलाना आती हो कार, ठीक, तो ऐसे नहीं होता। तो वो सारे ट्रेड्स जो तुमने सीखे हैं यहाँ आकर दुनिया में, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। और जो तुम्हारे पास पेरेंट्स से आए हैं, देखने में कैसे हो, आंखों का कलर क्या है, हाइट कैसी है, स्किन कलर क्या है, बालों का शेप क्या है, ये सारा इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आर नॉट हेरिटेबल। हेरिटेबल नहीं होते। आपने अगर सीखा है तो वो आगे नहीं जाता, ठीक है। तुमने अगर मैथ सीख ली है 12th तक की या बीटेक की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे बच्चों में भी एकदम वो बीटेक करके आएंगे, ऐसे नहीं होता। दे आर जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, दे आर डू नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेम बात है। देखो ये वाले जो चेंजेस होते हैं ये गैमीटिक सेल में होते हैं, डीएनए में चेंज होता है, तभी वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो वो कैरेक्टर्स हमारे में आ जाते हैं। दे हैव इफेक्ट ऑन सोमैटिक सेल, ठीक है। इन ये सोमैटिक सेल में चेंजेस होते हैं, इसलिए ये इनहेरिट नहीं होते हैं। सोमैटिक सेल तो जाते ही नहीं है ना नेक्स्ट जनरेशन में। स्किन कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुप, फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब, ये सारा हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है। एक्वायर्ड के एग्जाम्पल, वेट लॉस ड्यू टू डाइटिंग, आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप पतले हो गए, अच्छी बात है, तुम मेहनत से पतले हो रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज करके पतले हो रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब पूरा एकदम जनरेशन पतली पतली रहेगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। गिव 5 पॉइंट्स टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन सीपीएसई 2017, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, तो इसमें 5 पॉइंट तो कम से कम लिखने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। आंसर को पॉइंट्स में लिखो, इजी है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट जरूर लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक। क्या क्या जरूरत है वेरिएशन की? हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू गेट अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन, नई स्पीशीज बनती हैं उसकी वजह से। ड्यूरिंग सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, only those will variants will make the population of that particular species which can withstand such changes। मान लो एकदम से ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, कल को टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाए, तो जो बंदा अपने आप को चेंज कर लेगा 70 डिग्री में रहने के लिए, वही तो सर्वाइव करेगा, बाकी तो सब नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वेरिएशंस रिजल्ट इन मोर जेनेटिक विगर, ऑर्गेनिज्म इमर्जेस एज अ स्ट्रॉन्ग स्पीशीज। वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग इमर्ज होते हैं। भाई 70 डिग्री टॉलरेट कर ले कोई तो स्ट्रॉन्ग तो हुआ ना, वीक कहाँ से हुआ। वेरिएशंस मेक एन ऑर्गेनिज्म टू बी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। अभी कोविड आया था तो उसमें क्या हुआ था, अगर आपके अंदर चेंजेस आए हैं उससे लड़ने के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, डिजीज से लड़ने की ताकत। अगर नहीं है तो फिर समझो। नेक्स्ट, a Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing violet flower with pea plant bearing white flower. VV small v. What will be the result in F1? F1 में क्या होगा, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर वही होता है, बिल्कुल एकदम सीधा, वायलेट फ्लावर, 2018 का है। Why did Mendel choose pea plant for his experiments? अभी हमने बताया था ना, मेंडल ने पी प्लांट लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि बड़ी आसानी से कहीं भी कल्टीवेट कर लो, कोई मुसीबत नहीं थी उसमें, ठीक है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब या तो ये या तो वो, इंटरमीडिएट कुछ नहीं। लाइफ साइकिल इज क्वाइट शॉर्ट, थोड़े थोड़े महीने में आपको नेक्स्ट जनरेशन मिल जाती है, आप पढ़ सकते हो कि अच्छा अब ऐसे ये वाला गया, अब ये वाला कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में गया, तो मतलब अपनी जिंदगी में उन्होंने कई जनरेशन देख ली पी प्लांट की। ह्यूमंस को पढ़ने बैठ जाते, कितनी जनरेशन देख पाते, 2 3, भाई 25 साल का गैप, 30 साल का गैप नई जनरेशन पढ़ने के लिए, इतना इंतजार करते तो आज तक ये लॉज ही ना निकल के आ पाते कभी, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कभी भी आपको मतलब ऐसा कुछ, हम लोग जेनेटिक की स्टडी करते हैं ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं जिनका शॉर्ट स्पैन हो लाइफ, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी वो रिप्रोडक्शन करते हो, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ द पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों उसमें पार्ट्स होता है, एंड्रोशियम गायनेशियम। सो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, और जब उनकी मर्जी हुई उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। दिस इज मतलब इसको ऐसे याद कर लो, बहुत ज्यादा समझो मत इसको, डिटेल में 12th के लिए है ये, ठीक। Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing violet flowers with white flowers. What will be the result in F1? अरे ये तो पहले वाला क्वेश्चन अभी किया था ना,
कि वायलेट वो ले लो, तो F1 में क्या आता है, वायलेट आता है। क्रॉस बना लेना तुम लोग ऐसे आंसर करने के लिए, ये भी CBSE में पूछा गया है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस तो नहीं होगा अभी, ठीक है। तो ये सारा हो गया, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली हमने कवर किया है। एक बार देखो डायहाइब्रिड भी बड़ा ही थोड़ा मतलब सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक था। डायहाइब्रिड क्रॉस बच रहा है आपका अभी, और सेक्स डिटर्मिनेशन है इस चैप्टर में, और एक ब्लड ग्रुप है। जो ब्लड ग्रुप है ना, उसका एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में कहीं पर दिया हुआ है NCERT में, और उससे रिलेटेड थ्योरी ज़्यादा दी नहीं है, तो मैं उसको भी कवर कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, इसमें तो नहीं कराऊंगी, ये थोड़ा लंबी हो गई है अब आपके लिए, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रही है, ठीक है, तो करोगे क्या, कमेंट में लिख दो। मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उसको पक्का से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम उसमें, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन तुम लोग के लाए थे हम, ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करोगे, इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे, इसे कमेंट में आंसर करोगे। नेक्स्ट क्लास जो भी मेरी होगी उसमें आई विल टेल यू, या आई विल कमेंट डायरेक्टली टू यू whether your answer is right or wrong. First is name the term used for the traits that are exhibited externally. क्वेश्चन नंबर के नाम, क्वेश्चन नंबर से डालना तुम अपने आंसर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिखेंगे A करके, फिर ये पार्ट B है, ये 30 का पार्ट A है, आंसर लिखना तो 30A 30B करके लिखना। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो पता है क्या होता है, चलो ये वाला पहले देख लो। हाउ मेनी जीन सेट्स शुड जर्म सेल हैव, कितने जीन सेट होते हैं एक जर्म सेल में। एंड व्हाट इज F2 जनरेशन, इसके आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो हम बता दे रहे हैं तुम लोग को। कहाँ गया वो क्रॉस, कहाँ चला गया, ये है देखो F2 जनरेशन है ये, इसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब देखने में कौन कैसा दिख रहा है। तुम देखो फिनोटिपिक ये था ना, फिनोटाइप मतलब देखने में कैसा है, टॉल है कि डॉर्फ है, क्या क्या देखो कितने टॉल है, 1 2 3, 3 टॉल है। इस टू हाउ मेनी डॉर्फ, 1, तो 3 टॉल है 1 डॉर्फ है, यही फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो देखो, जीनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है, हेट्रोजाइगस कितना है, होमोजाइगस रेसेसिव कितना है। होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है, 1 है, ठीक, लिख दो 1 है। हेट्रोजाइगस ये वाला देखो सेम है, तो 2 एक जैसे हैं, 2, और फिर ये वाला देखो 1 है, 1, तो जीनोटिपिक रेशियो जो आता है 1 to 1 आता है तुम्हारा, ठीक है। और ये किसके हैं, ये F2 के हैं, F1 के नहीं है, ठीक। So I hope this was useful to you. If you have any doubt, please comment it down. And जो question answers दिए हैं वो आंसर आ जाने चाहिए. Okay, all the best.